बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। खित्ते का अमन अगर दाव पर हो तो ज़रूरी है कि आप कंट्रोल रूम्स में बैठें और वहाँ से सारा ऑपरेट करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त आ रही है वो हम तक तो आ रही है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वो आप तक भी पहुँचाएँ। और क्योंकि हालात कशीदा हैं, दोनों ममालिक हमसाया मुल्क भारत और पाकिस्तान के माबैन, और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त हम पर मौजूद हैं और हमें देख रही हैं, हमसे अपील कर रही हैं। और कहा जा रहा है कि जो कशीदगी बढ़ रही है, डी एस्केलेशन की जानिब बढ़ा जाए और कंट्रोल रूम से हम वो तमाम तर जो अपडेट्स इस हवाले से आ रही हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। पहलगाम वाक़े की बात करते हैं। 10 दिन हो गए हैं और भारत की पाकिस्तान पर इल्ज़ामात इस वक्त भी जारी हैं और दुनिया के सामने अभी तक पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ नहीं रखे गए। जंगी जुनून में पागल भारत ने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया, जिसे हमने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान से बदला लेने की भी धमकी लगाई है उन्होंने, और पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए भारत को ऑफर की, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हुकूमत पाकिस्तान भारत के प्रोपेगेंडे और इल्ज़ामात का भरपूर जवाब दे रही है और अफवाज पाकिस्तान भारत की कोई भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार है। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा किया और मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों का भी जायजा लिया। और आर्मी चीफ ने मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती को यकीनी बनाने के आज़म का इजहार करते हुए कहा कि कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म गैर मुतज़लज़ल है, कोई गलत फहमी में न रहे। भारत की फ़ौजी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। उधर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने भारतीय जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की और मुल्की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर हर कीमत पर उसको यकीनी बनाने के अज़्म को दोहराया। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है, और उन्होंने ये भी कहा कि कौम मुत्तहिद है, अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब चीनी सफ़ीर से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के इक़दामात हमारी तवज्जो कलअदम TTP और कलअदम BLA के ख़िलाफ़ कोशिशों से हटा सकते हैं। ये ग्रुप अफ़गानिस्तान के अंदर से काम कर रहे हैं और भारत को जो ये पानी की जारियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध तास मुआहिदा कोई फरीक यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता है। मकबूजा कश्मीर का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मजबूत और साबित कदम हिमायत पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया। चीनी सफ़ीर ने यह कहा कि जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हमेशा हिमायत करेंगे। और उधर अमरीका ने पाकिस्तान और भारत से दोनों ममालिक के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी है उसको जिम्मेदाराना तौर पर हल करने का मुतालबा किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टेमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब जयशंकर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये कहा है कि वो ऐसा जिम्मेदाराना हल निकाले जिससे जनूबी एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ राबते में है और दोनों फरीकों से कह रहा है कि वो जिम्मेदाराना हल निकालें। ये सारी सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। जो पूरा ओवरव्यू था वो हमने यहाँ आपके सामने रखा है अभी, और जो इस वक्त की सिचुएशन चल रही है, जो पाकिस्तान ने भारत की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया है, अमरीका भी मुतहरिक दिखाई दे रहा है। इस सारी सिचुएशन में आपको लगता है कि कहीं इंडिया बाज आ जाएगा या फिर अपनी हटदर्मी पर बरकरार ही रहेगा? देखें, बात यह है असल में कि इंडिया ने और उनकी मीडिया ने और सोशल मीडिया ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया है और उनके प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिसको वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करके एक बहुत हाई पिच पे ले गए हैं। ख़ास तौर पे इंडियन पब्लिक आपने देखा तो वो पाकिस्तान में हम ये कर देंगे, मीडिया में कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान कोई बहुत छोटा सा मुल्क है और पाकिस्तान इज जस्ट लाइक पैलेस्टीन में नहाते बेचारे मासूम लोग बैठे हुए हैं और उनके और इजराइल के हाथ में लाठी है, जो मर्जी करता रहे। इट्स नॉट लाइक दैट। इंडियन मस्ट रियलाइज कि पाकिस्तान इज़ अ सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट। हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बहुत मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह बिहेव किया। हमने जो वहाँ पर मरे लोग उनसे इजहार हमदर्दी की, इजहार यकजहती किया, अफसोस का इजहार किया और कहा जी कि जितनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें और अगर जो भी इसमें परपेट्रेटर्स हैं उनको सज़ा देनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन इंडिया को समझ नहीं आ रही, जबकि ये अब झूठे शायर हो गए हैं। आपको पता है कि ये खुद इन्होंने प्लान किया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जैसे पुलवामा में किया था, 45 सिपाही मरवा लिए थे। तो ये चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में बेसिकली मॉरली इंडिया हैज़ लॉस्ट द ग्राउंड। कोई वजह नहीं है, लेकिन जिस पिच पे लेकर गए हुए हैं, जिस कंडीशन में लेकर गए, अब अगर ये
नहीं जाते तो इनकी पब्लिक इनको नहीं छोड़ेगी कि आपने जो कहा था क्यों नहीं किया, और अगर आते हैं तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। हमने पूरी तैयारी कॉन्टीजेंसी प्लान किए हुए हैं कि इंडिया कश्मीर में आता है या मेन लैंड पे आता है तो हमने इसके लिए क्या करना है। तो आई थिंक है, बट आई फील कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर ये करेंगे फेस सेविंग के लिए, अदरवाइज और इनकी कोई कैपेबिलिटी ऐसे नहीं। तो बगेटी साहब, आप क्या सोचते हैं इस वक्त जो अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं उसमें बताया तो ये जा रहा है कि दोनों ममालिक से कहा जा रहा है कि वो डी-एस्केलेशन की जानिब जाएं, लेकिन भारत की फुल सपोर्ट दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत को मुकम्मल तौर पर अमेरिका की सपोर्ट है और मोदी सरकार जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दाम ले रही है उसमें अमेरिका उनके साथ है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई साइड्स ली जा रही हैं या चाहता है अमेरिका भी ये चाहता है कि दोनों ममालिक में जंग ना हो? देखें, बात ये है कि अमेरिका और चाहे इंडिया देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं, और अभी ट्रंप ने जो ट्रेड पॉलिसी रखी है चाइना के लिए, तो मेरे ख्याल में वो ये चाह रहे हैं कि अब चाइना के बजाय ज़्यादा इंडस्ट्री जो इंडिया में आ जाए, यहाँ पर चीप लेबर है और यहाँ से सामान सारा वहाँ पर जाए। तो इस वजह से भी अमेरिकन इंडस्ट्री का यहाँ पीस रहे, प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर लड़ाई होती है और फिर IPL आपके सामने जिसमें बिलियन ऑफ डॉलर्स की इनकी स्टेक्स होती हैं, तो एक र्यूमर ये भी है कि शायद कि 25 मई के बाद जब IPL ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इंडिया माइंड गवर्नमेंट से करना चाहिए। लेकिन क्या ये नरेंद्र मोदी अपनी पब्लिक को कंट्रोल कर सकेगा कि कैसे के लिए कि 1 महीने के बाद करें, और ये ज़रूर जाएंगे। अमेरिकन देखें, हम इट्स अनफेयर, अमेरिका एग्जैक्टली नो कि इंडिया ने ये खुद फॉल फ्लैग ऑपरेशन किया है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान इज़ नॉट इन्वॉल्व। उनके पास जो सैटेलाइट एक क्लियर इमेजेस होते हैं उनके पास होंगे कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद उन्होंने अमेरिकन इंडियन से बात भी की होगी। बट देन यू शुड बी वेरी फेयर। पाकिस्तान ने आपको हर जगह पर आपके लिए इतनी लड़ाई लड़ी है रशियन को निकालने के लिए, फिर वॉर ऑन टेरर जब हुई है उसमें किया है। तो इट इज़ अनफेयर आप कह रहे हैं पाकिस्तान डिस्टेंड करें, हम डिस्टेंड क्या करें। बी हैव सेड हम इनिशिएट भी नहीं करेंगे, हम प्रोवोकेशन भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने मिस एडवेंचर किया तो कुछ प्रोक्योर जो हम वो रिस्पॉन्स हो रिटेलिएट करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से वो जो डॉक्यूमेंट है टेलीग्राम के जरिए लीक हुआ है उसमें तो वाकई ये लग रहा है कि एक फ़िल्म का स्क्रिप्ट है जिसमें वक्त के साथ साथ पूरी टाइमलाइन पे जो मेंशन है चीज़ें कि इस तरीके से शूटिंग होगी। पाकिस्तान की जो भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश है और उस पर जो भारत का रिस्पॉन्स है, जो ना आना और इस चीज़ को ना मानना कि इस सारे वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएँ, वजह ये तो नहीं है कि दुनिया को बिल्कुल हक़ाइक़ जिस तरह से आप बात करें पता चल जाएंगे और इसी वजह से फिर मोदी सरकार भाग रही है कि इंडिया एक्सपोज हो जाएगा? देखें, इंडिया को तो पता चल गया और दुनिया को भी पता चल गया कि ये लीक्स हुई हैं। एक ये भी पता चल गया कि एक रॉ के ऊपर भी एक सुपर कोई इंटेलिजेंसी है जो ये अखंड भारत के लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये प्लान कर रहे थे। इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था कि अपनी बीइंग ये ग्लोबल टेररिस्ट मशहूर हो गया। कभी कनाडा में इन्होंने किया है, फिर अमेरिका में साजिश पकड़ी गई, पाकिस्तान के आपके सामने 20 शहरी इन्होंने शहीद किए जो अफगान और ये कश्मीर कॉज का सपोर्ट करते थे। फिर BLF को किस तरीके से सपोर्ट किया, ये TTP को आप देखें तो वहाँ से अफगानिस्तान बैठ के सपोर्ट करते हैं। जाफर एक्सप्रेस में आप हैरान होंगे कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दहशतगर्दों को इन्होंने पूरी मीडिया वॉर उनके लिए की है। वहाँ से इंडियन मीडिया, खुदी मीडिया, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनको एक मिनट की खबरें दी जाती और ढोल बजाए जा रहे हैं पाकिस्तान के हमदर्दी के, क्या इन्होंने ऐसी कोई बात की नहीं की। तो इन चीज़ों को आप देखें तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी अनफेयर, अनफॉर्चुनेट। और लेकिन ये अब इस पिच पे आ गए हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे तो मुँह भी खाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। राइट। तो ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के इक़दाम हमारी तवज्जो कालादम TTP और BLA से हटाने की भी एक कोशिश हो सकती है, तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल, ये देखें, ये सारी इनकी कोशिश ये है कि एक तो ये इनके बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, ये मोदी अमेरिका से आके सीधा बिहार के इलेक्शन में। नंबर 2, ये ग्लोबल टेररिस्ट क्यों हो गए, ये उसको डाइवर्शन करना चाहिए। फिर कश्मीर में जुल्म कश्मीर के हाथ से निकल रहा है, ये वहाँ पे करना चाह रहे हैं। आप ये देखें ना, 100-150 किलोमीटर का फासला, 4 लोग जाते हैं वेपन लेके
7-8 लाख फौज है, वहाँ पर चेक पोस्ट हैं, सिक्योरिटी कैमरा है, कहीं पर नहीं क्या, जैसे कि बोतल में जिन भर के लेकर वहाँ निकाला है, एक्शन किया, फिर उसको बंद करके गायब कर दिया। आई मीन ऐसे कौन कहाँ पर होता है? उनकी अब पब्लिक सारी ओपनली कह रही है, ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं, उनके असेंबली में बात हो रही है, जो लवाहिकीन उनकी फैमिली कह रही है कि उनको पता चल गया कि ये कि क्या कुछ प्लान था, कैसे पाकिस्तान में 3-4 दिन के बाद IS को ब्लेम करना, तो वो ओवर एक्साइटमेंट में मीडिया ने जो उनका भांडा फोड़ दिया और 5 मिनट में पूरी खबरें चला दी, FIR 10 मिनट में कटा। तो आई थिंक इस स्टेज के ऊपर अब ये बहुत ये चाहते हैं कि उधर से टेंशन डाइवर्ट जो हिंदुस्तान में कर रहे हैं, BLA BLF TTP को कर रहे हैं, फिर उधर से भी आपके सामने इन्होंने वहाँ पर तश्कीलें जो आपके सामने 71 लोग 71 टेररिस्ट को पाकिस्तान ने मारा है ये पिछले 3-4 दिन के अंदर। इमेजिन करें, ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। मैं आपको एक बता दूं, इनको इतनी मुंह की खानी पड़ेगी, इतना इनका काला मुंह हो गया, इनका मखरू चेहरा सब दुनिया को पता चल गया, हर एक डाइवर्ट इंडिया चैनल। बिल्कुल ऐसे है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हमारे जो एलाइज है, दोस्त ममालिक हैं, वो हमारी सपोर्ट में खड़े हैं, स्पेशली चाइना जिस तरह से वो कह रहा है कि जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान का वो साथ देगा, तो ये पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है? बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए भी है कि देखें, चाइना हैज़ अ वीटो पावर और न्यूक्लियर मुल्क है। रशिया ने भी बैलेंस स्टेटमेंट दिए, उन्होंने कहा ठीक है रिस्क करेंगे, हम ये करते हैं। तुर्किया की भी स्टेटमेंट पूरी फेवर में आई है, लेकिन अफसोस ये होता है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ने जिस तरीके से हमें इस्लामिक वाली देनी चाहिए सपोर्ट वो नहीं दिया, क्योंकि अब ज़ाहिर सबके अपने तजारती इंटरेस्ट नहीं हो इस बड़े मुल्क के साथ। लेकिन जितना इस वक्त ये आगे जा चुका है, ये पहली दफ़ा इंडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ। अब ये देखें ना, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन या प्राइम मिनिस्टर अपने सर्विंग 45 फौजी पुलवामा में मरवा दे इलेक्शन जीतने के लिए या सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान में, उनके ट्रुप्स का अपने कमांडर्स के ऊपर क्या एतमाद होगा? एवरीबॉडी अभी वहाँ पर जब कश्मीर में ये गए हैं, वहाँ बैठे हैं भूखे, इनके फौजी बैठे हुए, कश्मीरियों के रहमो करम पे वो खाना दे दे तो मिल रहा है, वरना फौज की तरफ से उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये फौज लड़ने की काबिल नहीं, सुइसाइड रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा इनका है, तो ये वक्त अनफिट फॉर। इसीलिए आप देखें इनके नॉर्दर्न कमांड का जो कमांडर है, जिसकी 15 और 16 कोर हैं कश्मीर में, उसको सैक कर दिया और उसने कहा जी मैं सब पोल खोलूँगा अगर मुझे और ज़्यादा बात करेंगे। इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ अभी 3 दिन पहले, उसको 6 महीने हुए तो उसको भी सैक कर दिया। मतलब इतना अंदर रिफ्ट है, वो नाराज। वो कहते हैं राइफल हम लड़ाई नहीं कर सकते पाकिस्तान से, हमारे पायलट ट्रेन नहीं है। पहले याद है आपको इसने कहा था वो जी अगर काश हमारे पास राइफल होते तो रफाइल होते तो हम भी कर देते। ये पाकिस्तान ये उड़ाएंगे नहीं जहाज, यू विल सी, ये उड़ेंगे पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल हैं 300 किलोमीटर रेंज में मार करने वाले और 5 मैक्स स्पीड है उनकी, कि वो उनके इंडिया के एरिया में मार के रहेंगे, इसलिए पूरा फिक्स हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा कि इससे पहले जब जो सिंध तास मुआहदा है मोदी की जानिब से सस्पेंड किया गया, हमने उसको मुस्तरद किया और बाद में ये भी कहा कि हम बाकी के मुआहदे जो हैं उनको फिर सस्पेंड कर देंगे, जिसमें शिमला मुआहदा भी शामिल होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बात को कितना सीरियसली लिया गया है दूसरी जानिब? देखें, इन्होंने नारा लगा दिया विदाउट सोचे समझे, इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेडी, वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है। और पाकिस्तान ने जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी ने क्लियर कह दिया कि अगर इंडिया ने वाटर टेररिज्म किया, वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। Act of war means you can use all means available to us against India. नंबर 2, इंडिया का एक इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। हमारी मिसाइल हमारी दुनिया में लेटेस्ट है। इनको जाहिल के बच्चों को समझ नहीं आती है कि तुम क्या प्लान कर। ये गुजरात पे पहले चाय बेचता था रेलवे स्टेशन में, ये लगता है अभी भी वहीं पे चाय बेच रहा है। इसकी 40 करोड़ तो ये चाय तो ये हुक्मरान है। इसलिए वॉर मॉन्गरर ये जो है जिंगोइज्म में ये कर रहे हैं, इनको अपनी काबिलियत का नहीं पता, अपनी कैपेबिलिटी का नहीं पता और पाकिस्तान का नहीं पता कि पाकिस्तानी फौज बैटल हार्डेंड है और फिर हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है। हमने तमाम कंट्रीज प्लान किए हैं, ये एक मिसाइल फायर करेंगे विल फायर 10। अगर जहाज़ आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे और फिर ना ईज़ ऑफ फैंटास्टिक टी भी नहीं पिलाएंगे, इनको कुछ और पिलाएंगे।
बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इन दी एंड ये जो इंडियन मीडिया का रोल है, अभी थोड़ी सी आपने बात उस पर की, मैं चाहूँगी ज़रा उस पर तो बात करें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना किरदार अदा किया और जिस तरीके से उन्होंने इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सच्चा साबित करने की कोशिश की और जिस मिनट की जिस तरह की रिपोर्टिंग की गई, और उसके बरक्स जो पाकिस्तान की उसके बरक्स जो जिम्मेदाराना सहाफ़त थी, उस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? I think Indian journalists, Indian media, Indian politicians, they have all said कि पाकिस्तान का इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया they have taken lead. उन्होंने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। वो तो वॉर मॉन्गरिंग विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर कर रहे हैं। नंबर 2, हैशटैग देख लें कितने चल रहे हैं पाकिस्तान के कि जी मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसका भी कितने चल रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त वो डाउन हो गए। सिर्फ ये वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहे हैं अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। अदरवाइज इस वक्त वही हाल है कि आगे जाएं तो दरिया, पीछे जाएं तो खड्डा। ये दोनों अगर क्रॉस करेंगे बॉर्डर तो पाकिस्तान मारेगा, नहीं कुछ करेंगे तो इनकी पब्लिक इनको जूते मारेगी। दिस इज मुझे तो लगता है अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी ने आके माफ़ी मांग ली, मेरे गलती हो गई थी, हमने गलत एक्शन कर दिया। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज गुफ्तगू कर रहे थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया। कंट्रोल रूम से हम यूं ही आपको आगाह करते रहेंगे जब तक ये संजीदा सूरत हाल बरकरार रहेगी, जब तक कशीदगी बरकरार रहेगी। कंट्रोल रूम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करता रहेगा। अभी बहुत कुछ शो भी बाकी है, लेकिन अभी ब्रेक का वक्त हुआ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10, जिसके शानदार मुकाबले जारी हैं और कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर प्ले ऑफ मरहले की दौड़ से बाहर कर दिया। अब तक कौन सी टीम सबसे ज़्यादा मुतवाज़न है और मुतासर कौन कारकर्दगी पेश कर रही है और कौन से प्लेयर्स मुस्तकबिल में कौमी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, इस पर हमने बात करी। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस खान, साबिक कप्तान हैं, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान पाकिस्तानी टीम के। 2009 में वर्ल्ड कप भी इन्होंने जिताया था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप रोजाना जोश जगाने में टीमों की कारकर्दगी पर गहरी नजर रखते हैं और आपके ख्याल में PSL 10 में अब तक कौन सी टीम है जो सबसे ज्यादा मुतवाज़न और मुतासिरकुन दिखाई दे रही है और इसकी क्या वजूहत आपको लगती हैं? अली, अगर मैं इस वक्त टीम्स को देखूं इस PSL 10 में, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम लग रही है कि जो कि उनकी बैटिंग की बात करूं, उनकी बॉलिंग की बात करूं, उनकी फील्डिंग की बात करूं, उनकी कैप्टनसी की बात करूं, तो वो पूरी लोडेड नज़र आ रही है। उसके बाद अगर कराची किंग्स की बात करूं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, और एक आधी टीम और है जो कि अब भी नीचे से आ रही है ऊपर, तो मेरे ख्याल से ये तीन एक टीमें हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और इन्होंने अपने कॉम्बिनेशन भी अच्छा रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और जो इनफरादी कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो फिर आपको क्या लगता है इस सीज़न में किन बैटर्स और बॉलर्स ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और आप क्या समझते हैं कि इनमें से कोई प्लेयर मुस्तकबिल में कौमी टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे साहबजादा फरहान की बात करें कि उन्होंने 2 से 3 इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त खेली हैं। उसके बाद कुछ यंगस्टर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। यासिर खान है वहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत अच्छे लगे। मोहम्मद नईम ने फॉर समहाउ कोटा लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्म दी है। उसके बाद कुछ फास्ट बॉल, अली रज़ा की मैं बात करूँ, फवाद अली की बात करूँ, ये ऐसे बॉलर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। उबैद शाह की बात करूँ तो वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये 2-3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये कि देखिए, ये जो PSL जैसी लीग्स होती हैं उसमें आपने इन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उनको फ़ौरन ही नेशनल टीम में नहीं रखना। उनको कहीं जो आपकी B और C टीम्स होती हैं उनमें आप उनको रखें, उनको और ग्रूम करें, और फिर जब वो नेशनल टीम में आए तो वो फिर वापस जल्दी ना जाएं, बल्कि वो आएँ और परफॉर्म करें और लंबे अरसे के लिए आपकी टीम का हिस्सा बने। राइट। तो यूनुस भाई ये बताइएगा कि PSL में हर साल हमें कुछ नए चेहरे देखने को मिलते हैं और इस बार किन नौजवान टैलेंट ने आपकी तवज्जो हासिल की है जिन्हें आप पाकिस्तान क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बनते हुए देख रहे हैं? अली, देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि यासिर खान एक ऐसे बैटर लगे हैं और कि वो इस आगे नेशनल टीम में जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं मोहम्मद नईम की बात करूं तो वो उन्होंने अच्छी परफॉर्म की। अली रज़ा एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं। फवाद अली जो है कि ऐसे फास्ट बॉलर लग रहे हैं। उबैद शाह की मैं बात करूं तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यंग अच्छे प्लेयर लग रहे हैं। लेकिन बात दरअसल में कि इनको जल्दी जल्दी आपने नेशनल टीम में नहीं लेके आना। पास्ट में भी ऐसे कोई यंगस्टर आपने ट्राई आउट किए और फिर वो टीम का हिस्सा नहीं रहे, तो तरीका ये होना चाहिए
कि इन यंग प्लेयर्स को आप पहले तो यहाँ से आइडेंटिफाई हुए, उसके बाद इनको आप अपनी टीम्स में सेलेक्ट करें जो कि बी और सी टीम्स हैं, लाइक ए टीम्स होती हैं, अंडर 19 की टीम्स होती है। अगर ये अंडर 19 से ऊपर हो तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका जो बात हम करते हैं ना कि आपकी जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे होते हैं, तो आप ऐसा वहाँ पे इन प्लेयर को ग्रूम करें और उसके बाद को नेशनल टीम में ले गए, ताकि ये जब आएँ तो ये उस प्रेशर को हैंडल कर सके जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में होता है। तो ये फिर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए और नेशनल टीम के लिए खेल सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, आप माशाल्लाह से एक तजुर्बाकार बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी हैं हमारे, व्हाट डू यू थिंक कि PSL जैसी लीग्स वाकई क्या खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार करती हैं, और क्या जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें निखार आता है? बिल्कुल कर सकते हैं ना। उसकी वजह यह है कि जब PSL जैसी लीग्स और इवेंट्स हो रहे होते हैं तो उसमें आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, इंटरनेशनल कोचेज़ आते हैं, आपके अपने स्टार्स प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, वो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं जो कि नेशनल टीम का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ से जब आपके ख़ास तौर पे यंगस्टर इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, ग्राउंड शेयर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। और फिर जो है क्योंकि हर मैच जो है वो टेलीकास्ट हो रहा होता है और फिर मीडिया पे हम जैसे जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या वो कर सकते थे, तो ये जब ये डिबेट होती है तो उन प्लेयर्स पे अगर वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनको अच्छा लगता है और उनका मोराल और बूस्ट होता है। और जो परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनको अपनी खामियों की, उनकी जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो उजागर होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये PSL जैसी लीग्स हैं, टॉप की लीग्स हैं दुनिया की, ये बहुत ज़्यादा आपको और आपके प्लेयर्स को और आपकी नेशनल टीम्स को और आपके मुल्क को जो है बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं। राइट। तो खान साहब ये बताइएगा कि मौजूदा T20 फॉर्मेट है और ख़ासतौर पर लीग्स की अगर हम बात करें तो लगता है ये बैटर्स की गेम बनती चली जा रही है। क्या आप समझते हैं कि इस फॉर्मेट में बॉलर्स के लिए मौके कम हो गए हैं, और क्या ये क्रिकेट के असल रूह के मुनाफी नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कहूँगा ये कोई चैलेंज बन रहा है। इसकी वजह ये है कि देखिए एक तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा खुल रही है। फिर आप जब यंगस्टर आते हैं, इवन जब आपके सीनियर प्लेयर्स आते हैं वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तो ऐसे लीग्स में आपके पास लग्जरी होती है कि आप आएँ, अपने स्किल्स की एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी करें, आपके पास पावर हिटिंग आती है, आपके पास बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये नहीं कहेंगे कि इसकी वजह से 50 ओवर की क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट को कोई नुकसान दे, बल्कि ये और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, आपने इसको डिसाइड करना है कि इन प्लेयर्स को आपने इनकरेज करना है कि बेसिक्स को ना छोड़ें। अगर एक बैटर है तो ये वो सिर्फ ना करें कि वो ऑफ स्टंप की तरफ खेलें या लेग स्टंप की तरफ खेलें या हर बॉल पे हिट आउट करें, बल्कि इस 20 ओवर में भी आपको दिमाग की ज़रूरत है, आपको स्किल्स की ज़रूरत है, आपको स्टेमिना की ज़रूरत है। इसी तरह फास्ट बॉलर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं, इसलिए कि एक बैटर ने आपके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ भी कर लो, आपको लगता है कि 9-10 रन हर ओवर में होने चाहिए, तो वो मिस्टेक्स करते हैं। तो जो अच्छे बॉलर्स होते हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं जिनके में अगर मैं नाम लूँ तो एक लिस्ट है जो कि परफॉर्म कर चुके हैं इसमें। तो मेरे ख्याल से हम ये नहीं कहेंगे, हाँ थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि कौन से प्लेयर्स में होने चाहिए और प्लेयर्स को इनकरेज करना है कि वो बेसिक्स ना छोड़ें अपनी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ यूनुस खान साहब मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक कप्तान और पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है जी। आप देते रहते अपने तबसरे जो है जोश जगाते में, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको सुबह सुबह भी डेली डिस्टर्ब करें और एक्सप्रेसो का भी हिस्सा बनाते रहे, ताकि हमारी ऑडियंस भी जो है ना वो आपके माहिराना तज्जिए से आगाह रहे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, सोच रहे होंगे आपके आज इन्होंने मौसम की बात नहीं की, तो हमने अब बचा के रखी हुई थी कि आपसे मौसम की तरह बात करें कि कल क्या हुआ है जनाब, किस रफ्तार से हवाएं चली हैं और मौसम किस तरीके से तब्दील हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी हवाएं चली और उसके बाद तेज़ बारिश हुई है, कई मकामात पर यालाबारी भी हुई, लेकिन जल थल एक हुआ, गर्मी की छुट्टी हो गई। अगर बात करें लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी की तो जहाँ गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे हैं और इतनी तेज़ हवा की जो रफ्तार थी वो तकरीबन 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी और जो बड़े बड़े मजबूत तनों वाले दरख्त थे वो मैंने बहुत सारी जगहों पर गिरे हुए देखे, इतनी शिद्दत से हवा। बिल्कुल, और बताया जा रहा था कि 2 घंटे पहले इस्लामाबाद में वो हवा चल रही थी और 2 घंटे के बाद लाहौर में। तो आम स्पीड जो होती है 120 की मोटरवे पे, उस पर आप देखते हैं कि आपको 4 घंटे लग जाते हैं। तो इमेजिन करें कि कितनी तेज रफ्तार की हवा थी और उसके साथ साथ आपने खुद भी एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा। हवा में जितनी गर्द थी और उसके बाद बारिश ने
जो मौसम खुशगवार कर दिया वो तो आपके सामने ही है। और हिना, आपने देखा है कि इस बार हमारी जो महकमा मौसमियात है उनकी पेशगोइयां सही साबित हो रही हैं, और जो वॉशिंगटन पोस्ट में खबर चल रही थी कि मैं आपको उस वक्त भी कह रही थी, यहाँ वाले वेदर प्रेडिक्शन पे रहते हैं, और क्योंकि जो प्रेडिक्ट किया गया था वही हुआ है, और डेफिनेटली यही बताया गया था कि कल से जो है वो मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होगा परसों शाम से, और उसके बाद फिर वो बारिशें बरसाएगा। खुशाइंद है कि हमारे महकमे जो अब पेशगोइयां कर रहे हैं वो ठीक साबित हो रही हैं, और अक्सर उनके डायरेक्टर्स, उनके नुमाइंदगान हमारे साथ होते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं हमें कि सूरत हाल क्या है। तो जनाब, अभी की सूरत हाल भी उन्होंने बताई है कि पेशावर में तूफानी हवाएं चलते ही बिजली का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो गया, और इस्लामाबाद में सेक्टर G12 में ज़ेर तामीर मकान की छत गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। ये नुकसानात भी हुए हैं, जिस तरह के हिना ने बताया कि बहुत से दरख्त, तनावर दरख्त थे जो गिरे पड़े देखें, और इसके अलावा NDMA और PDMA की वार्निंग्स जारी हुई हैं। शहरियों को आंधी के दौरान खंभों, साइन बोर्ड से दूर रहने की हिदायत की गई है। खराब मौसम के साथ इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ है, और कई परवाजें दूसरे एयरपोर्ट पर मोड़ दी गई हैं। जिन्होंने लाहौर आना था उनको फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये सिचुएशन है सारी की सारी मौसम की इस वक्त, और इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि कुछ लोग इससे खुश हो रहे हैं, इससे लुत्फअंदोज हो रहे हैं, बल्कि कुछ नुकसान भी हुए हैं, और डेफिनेटली हुआ है। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि जो बारिश है वो रहमत की ही हो, किसी के लिए बाइस ज़हमत ना हो, और आप लोग भी ज़रा एहतियात खुद से भी कीजिएगा। जनाब, जब हम मौसम का ही जिक्र कर रहे हैं तो जो हमें पता है कि मौसम अब तब्दील हो चुका है और गर्मी आ चुकी है, तो गर्मी के फलों की अगर हम बात करें तो वैसे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कुन होती हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं ना कि गर्मी के जो फल आते हैं तो फिर वो बड़े मुनफरिद होते हैं और सेहत बख्श भी होते हैं, और फिर हमारा दिल चाहता है कि हाँ गर्मी आ ही जाए, क्योंकि ये फल गर्मी में आएंगे। फल कुदरत का बड़ा अनमोल तोहफा होते हैं। इनमें मौजूद विटामिन, फाइबर्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ना सिर्फ हमारी सेहत को बेहतर बनाते हैं बल्कि वर्जिश के दौरान जिस्म को तवानाई भी फराहम करते हैं। बिल्कुल, और अगर आप रोजाना वर्जिश करते हैं तो आपके जिस्म को मुनासिब ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, और इन फलों में वो मौजूद होती है। और इस जो मौसम के खास फल हैं जिनमें तरबूज, आम और फालसा शामिल हैं, मेरे तो पसंदीदा है। तो जनाब, फल फौरी तवानाई का बेहतरीन जरिया है, और अगर आप वर्जिश करते हैं तो आपको ये तवानाई फौरी तौर पर फराहम करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आपको जूसेस नहीं पीने चाहिए, जूसेस में बहुत ज़्यादा तवानाई होती है, जिसकी वजह से एकदम शुगर लेवल्स हाइक करते हैं और फिर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दोबारा भूख लगने लगती है। तो आपको फल खाने चाहिए जिनमें फाइबर होता है, और जिस्म को रोजाना 2 से 3 फलों की ज़रूरत होती है। फल खाने का मुनासिब वक्त नाश्ते के दौरान होता है, या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान होता है। और मजीद फलों की अफादियत क्या है, फवायद क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम इस पर बात करते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त की सूरत हाल क्या है गर्मी के पेश नज़र, तो आजकल अली आपने जिक्र नहीं किया तरबूज, तरबूज जो है मैंने जिक्र किया, वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि गर्मी भगाने का क्या खूब बेहतरीन तरीका है। आप बाहर से आए, आप हरगिज़ नहीं होते, बिल्कुल, आप बाहर से आए और आप ठंडा ठंडा तरबूज खाएं। बल्कि इस वक्त तो आपको पता है कि बाहर जो रेडी बान है वो अक्सर बेच रहे होते हैं, और वैसे तो कहा जाता है कि आप किसी ऐसी जगह से ही खाएं जहां पर जो है हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, लेकिन उन जगहों से खाने का भी अपना ही मजा है, क्योंकि उन्होंने बर्फ के ठेलों पे वो रखे होते हैं, और वहां से खाने के कई बार किसी वक्त आप थोड़ा सा हाइजीन पे कॉम्प्रोमाइज भी कर लें तो जरा जायका बेहतर हो जाता है। हमने तो अपनी माहिराना राय जो है उससे आगाह आपको कर दी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मारिया खान साहिबा, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, माहिर ग़िज़ाइयत है। अस्सलाम वालेकुम मारिया, गुड मॉर्निंग। काइंडली आप जरा रोटेशन अपने फोन की ऑन कर लीजिए ताकि फिर हम आपसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करें। मारिया को उम्मीद करते हैं कि आवाज़ जा रही होगी, और जल्दी से पता करते हैं कि उनके पसंदीदा फल कौन से हैं, और क्योंकि इधर तो तादाद ही बहुत है। क्या रेकमेंड करते हैं, क्या रेकमेंड करती हैं मारिया? आप सुन सकती हैं हमें? यस, एब्सोल्युटली, परफेक्ट मारिया, सुन सकते हैं आप। परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो मारिया, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि समर्स वैसे तो सबको इतने खास पसंद नहीं होते, लेकिन जो फ्रूट्स आते हैं गर्मियों में उनको जो खाने की लालच में ना हम कह लेते हैं कि ठीक है अब गर्मी आ जानी चाहिए, फला फला फ्रूट जो है वो गर्मी के मौसम में आएगा। तो आपको क्या लगता है, आप क्या रिकमेंड करेंगी कि जो कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं गर्मियों के मौसम के जो सेहत के लिए मुफीद हैं और गर्मियों में ख़ास तौर पर ज़रूर उनको लेना चाहिए? फ्रूट्स गर्मियों के मौसम में देखें, कुदरत ने, कायनात ने, अल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम रखा हुआ है। जो भी उस वक्त कुदरती हमारे पास फल आते हैं, वाटरमेलन है, पपाया आया हुआ है, आगे जाके मेलन आ जाएगा, आम आ जाएगा, ये सारे फ्रूट इसमें अगर कहीं पे भी आप सुनते हैं, या अक्सर मैं देख रही हूँ आजकल कुछ न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो कहेंगे नहीं आम नहीं खाना चाहिए और फला नहीं खाना चाहिए। जो भी फल है उसमें कोई मसला नहीं है, हाँ, मगर किसी भी फल की ज्यादती करना
आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक और चीज मैं देख रही हूँ अपनी प्रैक्टिस में, गर्मियां आ गई हैं तो ये जो लोग डाइट के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, उन्होंने एक और चीज निकाल दी है कि ना वो अब सुबह दोपहर शाम, ये वाटरमेलन की बात हो रही थी, वाटरमेलन पे ही है, वाटरमेलन डाइट है कोई पता नहीं। और इसी तरीके से कोई बनाना डाइट है। कल मुझे एक और मेरे मेंबर ने कहा कि हमारे पास ये दुबई के और ये बाहर के जो न्यूट्रिशनिस्ट है ना, उन्होंने निकाली हुई है कि पूरा दिन बनाना खाना है। हाँ, मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं कि सुबह से लेके आपने नाश्ते के अंदर भले 10 बनाने खा लें, कोई और फल नहीं खाना। आप दरअसल खुद सोचें, जब कभी भी कोई भी डॉक्टर है अगर ऐसा या कोई न्यूट्रिशनिस्ट है आपको इस तरह के मशवरे देता है, तो आप खुद सोचें कि ये कोई सही मशवरा है कि आप सुबह एक इंसान नाश्ते में 10 केले खा रहा है, और वो कैसे सही हो सकती है ये बात। तो हर चीज एतदाल में बहुत अहम है, हर चीज को कंट्रोल में खाएं। मतलब खाली फ्रूट, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट के ऊपर ही चल रहे हैं और अब आपने फ्रूट को ज्यादा कर दिया अपनी डाइट में, और फिर उसके बाद आप फ्रूट जूसेस भी पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो फिर अक्सर लोग बात करते हैं कि फ्रूट खाने से शुगर बढ़ेगा, तो इस किस्म के लोगों का शुगर भी बढ़ेगा जिनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ फ्रूट है और फिर साथ में फ्रूट जूसेस। मारिया, ये बताइएगा कि एक आम क्यों नहीं खाया जाता? आमों की तादाद हमेशा ज्यादा क्यों हो जाती है? इसका कोई ताल्लुक शुगर से है? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब लोग तोहफे में भी एक दूसरे को देते तो पेटियां देते हैं आम की। यस, आप सही कह रहे हैं। तो अगर आप रोजाना एक आम खाएं ना, तो एक आम पूरा पड़ जाएगा आपको। मगर आप कभी एक बार बैठकर जब खाते हैं तो फिर आप जो है ना रज के खाते हैं। और अगर आप, अक्सर लोग कहते हैं आओ लंच स्किप करते हैं तो आमों की पार्टी करते हैं, या डिनर स्किप करते हैं तो आपने एक साथ 4-5 आम खा लिए। सिमिलरली अगर हम सर्दियों में देखें तो लोग कहते हैं वो कभी कभी बैठ के खाएंगे तो पता चलेगा एक साथ बैठ के 10 किलो मूंगफली खा ली किसी ने, है ना। ये तो नॉर्मल ट्रेंड है ना, जब हम फैमिली के साथ बैठे होते हैं तो तब तो ये शर्त लगी होती है कि कौन ज्यादा से ज्यादा खा सकता है आम, खास तौर पे, या फिर विंटर्स में अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें। तो आपने अभी स्पेशली बात की कि अगर आप महदूद मकदार में लें तो हर फ्रूट आपकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, और ज्यादती जो है वो हर चीज़ की खराबी करती है। खास तौर पर हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको क्या रिकमेंड करेंगे? उनके लिए तो अमूमी तौर पर घर वाले भी यही कहते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे जो कहते हैं कि आप नहीं ले सकते ये फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं, आम तो खास तौर पे आप नहीं खा सकते। उनके लिए क्या कहेंगे? दिन में अगर आप हर चीज एतदाल से करें ना, तो डायबिटिक पेशेंट भी फ्रूट खा सकता है। इनफैक्ट फ्रूट ही उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है, क्योंकि फ्रूट की जो शुगर है वो फ्रक्टोज है। नेचुरल शुगर को आप इंसान के बनाए हुए शुगर से, केक, बिस्किट, कुकी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल शुगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। और जो नॉर्मल इंसान का बनाया चीनी होता है वो फौरन से आपका ग्लूकोज स्पाइक देता है और फौरन से क्रैश करता है। इसीलिए बार बार एक कुकी या केक खाने के बाद दोबारा आपको तलब होती है कि अब मुझे और खाना है। तो इन दोनों का तो कंपैरिजन है ही नहीं। अब ने फ्रूट के साथ साथ आपने देखें दालें भी खानी है, आपने सब्जियां भी खानी है, फल भी खाना है, सैलेड खाना है, गोश्त खाना है, चपाती खानी है, गंदम खाना है, ये सब कुछ ऐड करना है। फ्रूट तो एक मैक्रो है ही नहीं। मतलब मैक्रो होता है 3 तरह के मेन फूड ग्रुप्स हैं, जिस तरह प्रोटीन है, कार्ब्स हैं और गुड फैट है। तो ये आपने प्रोटीन ऐड करना है। प्रोटीन में आपके एग वाइट्स से लेकर आपके गोश्त और दालें आ जाती हैं। या आपने ऐड करना है रोजाना लंच में किया, नाश्ता, लंच, डिनर में। फिर कार्ब्स आ जाते हैं जिसमें आपके व्हीट आ गया, आपके वेजिटेबल सोर्सेज हैं वो भी आ जाते हैं। फिर आपका गुड फैट है जिसमें बादाम है, जिसमें चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, इसको ऐड करें और फिर फ्रूट ऐड करें ना ऑन टॉप ऑफ इट, 4-5 पीसेस। ये सारा कुछ होगा तो मसला नहीं होएगा। हाँ, मगर एक ही चीज के ऊपर आपने तशद्दुद कर दिया है कि फूड ग्रुप का अपनी अपनी बॉडी में। मारिया, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। हमने बता दिया नाजरीन को कि जनाब हर चीज़ एतदाल में अच्छी लगती है और फल भी एतदाल में अच्छे लगते हैं। मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसा कि उन्होंने प्लान बता दिया, मारिया ने बता दिया है कि आपने हर चीज़ को एतदाल में लेना है और एक कॉम्बिनेशन के साथ लेना है। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द ईयर है शो में, अभी बहुत कुछ बाकी है। हमने मौसम की बात तो की, पीएसएल की बात होना भी बाकी है, और मौसम की वजह से पीएसएल भी मुतासिर हुआ। कल का जो दूसरा मैच था उसे रोकना पड़ा, तो मौसम का तड़का एक बार फिर से लगेगा पीएसएल में जब उस पर बात होगी। लेकिन अभी शामिल करेंगे मेरा पाकिस्तान सेगमेंट, जिसमें मुफेरा फैज बता रही हैं कि मौसीकी ये एक फ़न है और जब रक्स उसका साथ देता है तो उस फ़न को इजहार मिलता है। आइए देखते हैं।
जब सांस छिड़ता था और घुंघरुओं की आवाज़ गूंजती थी, तो फिर रक्स सिर्फ एक फ़न नहीं बल्कि जज्बात और एहसासात के इजहार का एक ज़रिया बन जाता था। आज हम आपको उसी दौर की एक खूबसूरत झलक दिखाने के लिए आए हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको अपने माजी के विरसे और सकाफत का एक नया रंग दिखाते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ तिमसाल मौजूद हैं। तिमसाल, मुझे ये बताएं कि आपने कथक जो है वो किससे सीखा है? मैंने निगत चौधरी से सीखा है। द लेजेंड। एग्जैक्टली। और मैं पिछले 3 साल से सीख रही हूँ, उनसे अभी भी सीख रही हूँ। जितने यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि डांस की तरफ उनको अपना इंटरेस्ट करना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कि अगर किसी को शौक़ है डांस का तो आपको ना पीछे नहीं हटना चाहिए। आई नो बहुत ज़्यादा बैकलैश आता है सोसाइटी की तरफ से, जो स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। विदाउट कम्युनिकेटिंग विद वर्ड्स आप दूसरे बंदे से इस तरह से कनेक्ट होते हो कि उसकी भी लाइफ सिर्फ एक परफॉर्मेंस से चेंज हो सकती है और आपकी भी एक परफॉर्मेंस से चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ शाहजेब मौजूद हैं और अभी इनकी कुछ देर बाद परफॉर्मेंस है। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब। वालेकुम अस्सलाम। शाहजेब, मुझे ये बताओ कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्लासिकल डांस को, क्लासिकल मौसीकी को, तो क्या परफॉर्म करोगे आज? आज मैं क्लासिकल म्यूज़िक है एक वो परफॉर्म करने जा रहा हूँ। उसका है 3 ताल, 16 मात्रे, गत तोरे। अच्छा। उसके अंदर मींस के कुछ क्लासिकल म्यूज़िक है, फिर उसके बाद तोड़े हैं, फिर गाते हैं उनके, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड्स हैं सारी। तो मुझे बताओ कि ये जो परफॉर्मेंस है कितनी पावरफुल होने वाली है और इसको कोरियोग्राफ किसने किया है? ये अभी तो जब परफॉर्म करेंगे बेसिक ऑडियंस ही बताएगी कि क्या उनको पसंद आता है, कैसी उनको लगती है परफॉर्म। और ये परफॉर्मेंस जो है ये मेरी तैयार करवाई है राजा मुगल हैं, उन्होंने, वो मेरे टीचर भी हैं और मेरे वालिद भी हैं। विश यू गुड लक फॉर योर परफॉर्मेंस। इस वक्त हमारे साथ आमना मसूद मौजूद हैं। शाकिर अली म्यूजियम से इनका ताल्लुक़ है और आज जिस इवेंट पे हम आए हैं ये इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। आज का ये जो रंगारंग सा इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज़ करने का बेसिक मकसद क्या था? ये इवेंट जो है हम 2010 से लेके शाकिर अली म्यूजियम ना इसको इसी दिन ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। और इसमें ये है कि हम लोग जितने फिल्म स्टार्स हैं या फिर हमारे ये कोरियोग्राफर हैं, टीचर हैं, म्यूज़िक से रिलेट हैं, इनको हम ट्रिब्यूट देते हैं। एवरी ईयर ट्रिब्यूट देते हैं। इस साल हमने जरी सलमान पन्ना को ट्रिब्यूट दिया। इसमें इस तरह के इवेंट्स हमारी सोसाइटी के लिए होना कितने इम्पोर्टेंट है? मेरे ख्याल में इसे होना चाहिए, क्योंकि आप रूटीन की लाइफ में जो है वो आपकी लाइफ डिफरेंट होती है, लेकिन ये कि जब आप ऐसे इवेंट्स होते हैं तो आपका माइंड क्लिक कर रहा होता है, ज़रा चेंज हो जाता है माइंड। थैंक यू फॉर योर टाइम। इस वक्त हमारे साथ राशिद महमूद साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, बहुत शुक्रिया अपने वक्त देने का। जी बेटे। मुझे ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में क्लासिकल मौसीकी को, क्लासिकल रक्स को या सूफी रक्स को वो मुकाम हासिल है जिसका वो मुस्तहिक है? रक्स की आज़ा की शायरी एक्सप्रेशन होता है उसमें। अब उसकी जितनी भी फॉर्म है, कथक है, भारतनाट्यम है और मुख्तलिफ जो ये प्लेयर का जेस्चर होता है। हमारी फसलें कटती तो जो लुडी उसमें हंगामा होता है, लेकिन वो भी प्लेयर और एक मैनेज के अंदर होता है। ये दुनिया भर में प्लेयर का जेस्चर है, अपनी अपनी फॉर्म में सारी दुनिया में होता है। हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में ये है, ये जो मुख्तलिफ। तो बड़ी खुशी की बात है कि कुछ रिवायत और कुछ अच्छी ट्रेडिशन हमारे मुल्क में अभी बाकी है और हम अपने लेजेंड्स को भी याद रखे हुए। सर, आप क्या समझते हैं कि मौसीकी को और रक्स को क्या आज के स्कूलों के निसाब में शामिल करना चाहिए? देखिए, सारी चीज़ें जो हदों के अंदर होती हैं, रिस्ट्रिक्शन के अंदर होती हैं, अक़दार के अंदर होती हैं, वो सारी रहनी चाहिए। अनड्यू जब आप उसमें ऐड करते हो और कुछ ज़्यादा उसको सिर्फ गिमिक्स या सर्वाइवल गिमिक्स के तौर पे पोर्ट्रे करते हो, वो तकलीफदेह चीज़ें होती जो रिवायात में होती हैं, जो एक लेगेसी के एतबार से ट्रैवल कर रही होती है, वो हमेशा अच्छी होती है। तो मौसीकी जो है उसको रूह की ग़िज़ा, रक्स आज़ा की शायरी, इसको आज़ा की शायरी ही रहने दें, एज़ा की शायरी ना बनाए, तकलीफदेह शायरी ना बनाए इसको। तो वो जहाँ वो है वो बहुत अंदाज उसको रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बेटी। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ जरी पन्ना साहिबा मौजूद हैं। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा कि आपकी नज़र में जो रक्स है वो सिर्फ एक फ़न है या जज्बात के, एहसासात के इजहार का एक ज़रिया है? ये इजहार भी है, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत मुफीद किस्म की, हम कहते हैं ना कि एक दवा, ये एक दुआ भी है, दवा भी है। और इसमें इंसान अपने आप को बहुत खुश रख सकता है, अपने आप को इंसानियत एक जो है जज्बा मोहब्बत का वो हलूल आ जाता इंसान में कर जाता है। तीसरी बात जो है वो ये है
कि हम जिस वक्त नाचते हैं ना तो एक कायनात नाच रही होती है, हमें नहीं पता होता सामने क्या हो रहा है, ठीक है। और आज़ा की शायरी तो पता है, जोश साहब की तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। ये आज़ा की शायरी उन्होंने हमें बख्श दी, और सुर और ताल, ये दो चीज़ें ना हो तो बिल्कुल बेकार दुनिया है। और मैं ये चाहूँगी कि आप जैसे लोग आते रहें और हम आपकी खिदमत करते रहें, और बहुत बहुत प्यार के साथ जीती रहिए। बहुत शुक्रिया वलीद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएं कि आज की जो परफॉर्मेंस थी आपकी, उसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का ऑडियंस का रिएक्शन था? अच्छा है, अप्रिशिएट है। जिन लोगों से मैं अकाउंटर हैं उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। मुझे अच्छा लगता है कि ये प्रिजर्व कर रहे हैं ऐसे जो टाइम का कल्चर है जो ख़त्म होने के करीब है, और मुझे खुशी होती है कि कोई अप्रिशिएट करता है। इसका मतलब लोगों में लिटरेचर माइंडसेट है, और ये तब्दीलियाँ आ रही, पहले नहीं थी, अब ये आ रही है, और अच्छी बात है, आनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए बस। थैंक यू सो मच। वैसे इस वक्त हमारे साथ ताफू साहब मौजूद हैं। आपकी नज़र में रक्स का और मौसीकी का क्या ताल्लुक है? इट वाज ए फैंटास्टिक। अल्लाह ताला और हमें मुंतकिल किया, कोई डांस में है, कोई म्यूज़िक में है, कोई फ्लूट में है, कोई एक्टिंग में है। तो पाकिस्तान का ऐसा डिपार्टमेंट आर्ट काउंसिल कि जहाँ सारे टैलेंट ऐसे ऊपर आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान का ये डिपार्टमेंट ना हो तो हम लोगों का पता ना चले। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को, मैडम मरीम को, मैडम अज़मा बुखारी को ये बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने संभाला आके म्यूज़िक को। बहुत शुक्रिया। मुस्कान, कैसी हैं आप? परफेक्ट, बहुत अच्छी। जो कथक डांस सीखना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना चाहिए? पहली चीज़ होती है वो होता है पैशन, और दूसरी चीज़ होती है फील करना। जब आप डांस को या किसी भी आर्ट फॉर्म को फील कर लेते हो ना, तो आप आर्टिस्ट बन जाते हो, और जब आप आर्टिस्ट बन जाते हो तो वो चीज़ आपके अंदर से खुद ही निकल आती है। एक्सप्रेशंस का कितना रोल होता है परफॉर्मेंस में? एक्सप्रेशंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आपका पूरा डांस अच्छा है लेकिन आपका फेस ब्लैंक है, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आई थिंक वो आपकी एक खूबसूरती को तबाह कर देता है, लाइक ख़त्म कर देता है। वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ सारा अवान मौजूद हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंस की है। इतनी एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस में एनर्जी कहाँ से लेकर आते हो? बस आ जाती है। द लव फॉर म्यूज़िक मेक्स मी डांस, दैट्स वेयर माई एनर्जी डिराइव्स फ्रॉम। मैं जब भी म्यूज़िक सुनती हूँ मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है कि मैं इस पर नाचूँ। डांस आपकी नज़र में क्या है? एक स्टेटमेंट है जो आप फील करते हो। फॉर मी इट इज़ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। वेर एवर आई एम परफॉर्मिंग आई विल वांट टू मेक अ स्टेटमेंट कि हमें सब इंसानों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे अपने डांस के थ्रू दिखाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ मखना गिल साहिबा मौजूद है। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। आपकी नज़र में जो रक्स है वो सिर्फ एक फ़न है या रूहानी कैफियत का नाम? रक्स को हम लोग जिस नज़र से देखते हैं, हमारे लिए तो सब कुछ रक्स ही है, क्योंकि हम लोगों का कल्चर से रिलेटेड है। हम लोग सूफ़ी, क्लासिकल, फोक, मतलब हम लोग इस लेवल का करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मैं पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी जगह पे प्रेजेंटेशन अपनी परफॉर्मेंस की लेके आए हैं हम लोग। था आपने देखी होंगी परफॉर्मेंसेस, उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगा होगा कि जो मायूब लगे। नो डाउट। जो इवेंट आज भी हुआ है, ऐसे इवेंट्स का बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो बस अपनी अपनी नज़र है, आप कैसे देखते हैं। थैंक यू सो मच। आप मौसीकी और रक्स सिर्फ हमारी सकाफत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल भी हो रहा है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस आर्ट फॉर्म को ज़िंदा रखें, फिर चाहे वो पेंटिंग की फॉर्म में हो, शायरी की फॉर्म में, डांस की फॉर्म में, या फिर मौसीकी की फॉर्म में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। हम कोशिश करते हैं कुछ मुनफरिद अगर मुल्क में हो रहा हो, जुदागाना हो रहा हो, तो वो आप तक ज़रूर पहुंचाएं। और अब एक नुमाइश की बात करते हैं जो कि कराची में मुनक़िद हुई है। अपना घर और खूबसूरत घर, तमाम तरह आसाइशों से लैस घर हर किसी का ख्वाब होता है, और कम बजट में आज के दौर में एक बेहतरीन घर बनाना नामुमकिन सा दिखाई देता है। मगर जनाब अवाम की सहूलत के लिए एक्सपो सेंटर कराची में हर साल की तरह इस साल भी बिल्डिंग मटीरियल एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है, जो आज से 4 मई तक जारी रहेगी, जिसमें बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज शिरकत कर रही हैं। इस नुमाइश में इस पहलू पर तवज्जो दी जाएगी कि सादगी इख्तियार करके भी बिल्डिंग डिज़ाइन को दिलकश और खूबसूरत बनाया जा सकता है, और तामीरात में मटीरियल के इस्तेमाल और डिज़ाइनिंग में मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती तवाज़ुन को मद्देनजर रखें
और आर्किटेक्ट का नाम सुनते ही हर किसी के ज़हन में आता है कि अब तो घर हमारे बजट में नहीं रहेगा और ना ही बन सकेगा। मगर आज हम जानेंगे कि ये मिथ सही है या गलत है, और इसके साथ बात करेंगे कि अब हर कोई ज़मीनी बोर करवा रहा है मगर पानी की सतह मुसलसल नीचे होती जा रही है, तो इस सिलसिले में हम पानी को रिसाइकिल किस तरह से कर सकते हैं, इस पर हमने बात करी। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं नदीमुल हसन साहब, वाइस चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये जो बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन है जो आज से शुरू हो रही है, इसके हवाले से हमें बताएं। जी, जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया कि एक बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन आज से शुरू हो रही है, 3 बजे उसका इफ्तिताह है, और हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी कम पैसों में भी आप बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर बनना शुरू हो गई हैं। शायद आम लोगों को ना पता हो कि 3 फुट बाय 5 फुट का टाइल बनना शुरू हो गया पाकिस्तान में। आप एग्जीबिशन में आएंगे, आप देखेंगे। जी, और सैनिटरी वेयर जो कोई भी स्पेनिश इटालियन ब्रांड की क्वालिटी का बनना शुरू हो गया है। और उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि आवाम जो है उनको फ़ायदा, उनके जो मसाइल हैं वो हल हो पाएँ। मसलन तकरीबन 70-80% आप घर देखते हैं उनकी जो बाउंड्री वॉल है उसमें एक सीपेज की लाइन होती है। वो अगर आप जिस वक्त कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बहुत कम पैसों में अगर एक एडमिक्सचर डाल देंगे तो वो लाइन नहीं आएगी। तो इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशंस वहाँ पे मौजूद हैं। कोई तकरीबन 350 स्टॉल्स हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितना कुछ होगा वहाँ पे आपके लिए सीखने के लिए, देखने के लिए, एक्सपोजर के लिए। नदीम साहब, ये बताइएगा कि अब जो प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा होता चला जा रहा है और हर चीज़ में हमें नज़र आ रहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, आप इसको देखते हैं कि ये किसी सूरत बेहतर है? और जब हम माहौलियाती तगय्युरात से गुजर रहे हैं उस दौरान इस प्लास्टिक का इस्तेमाल घरों में इस्तेमाल इसको करना कितना मुफीद साबित हो सकता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वन ऑफ द वेंडर्स हमारे एग्जीबिशन में वो जो कचरा है ना, कचरा प्लास्टिक का जो कचरा है उससे ब्रिक्स बना रहे हैं और फ्लोर पेवर बना रहे हैं, वो रिसाइकल कर रहे हैं हम। तो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपकी सोसाइटी में किसी और डायरेक्शन से आ रही होती हैं। वो जो आपकी प्लास्टिक वाला सवाल है, शायद आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दैट क्वेश्चन, लेकिन हम उस अजाब को, उस मुश्किल को हम हैंडल ऐसे कर रहे हैं कि हम उसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं। ब्रिक्स बन रही हैं, फ्लोर पैनल बन रहे हैं उसके, और आप इस एग्जीबिशन में आइए, वो भी मौजूद है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, और ज़बरदस्त किस्म की एग्जीबिशन होने जा रही है। सर, इस साल इस एग्जीबिशन के साथ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका टॉपिक जो है वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए, और उसका क्या मकसद है? देखिए, हर एग्जीबिशन के साथ जो है हमारी एक कॉन्फ्रेंस होती है। इस दफ़ा जो हमारी कॉन्फ्रेंस का टाइटल है वो है कल, क्लाइडोस्कोप ऑफ आर्किटेक्चरल लाइफ स्केप। लेकिन अगर आप उसको उर्दू में देखें तो कल, यानी हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा हेरिटेज है हम उस पर भी बात करना चाह रहे हैं, और जो हमारा फ्यूचर है उस पर भी बात करना चाह रहे हैं। तो उर्दू का एक लफ्ज़ है कल, जो यस्टरडे, टुमारो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। राइट। तो सर, ये बताइएगा कि आप अक्सर लोग इस खौफ से आर्किटेक्ट से रुजू नहीं करते कि वो बहुत महंगा होता है, खाका बनाएंगे और उसके मुतालिक जो कुछ भी लाना पड़ेगा और घर में लगाना पड़ेगा वो घर की कीमत को दुगना तिगना चौगना कर देगा। तो आप इस बात से मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल नहीं हूँ मुत्तफिक मैं। उसकी वजह यह है कि जितनी भी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स होती हैं वो आपका ठेकेदार जो घर बना रहा होता है ना वो नहीं बना सकता, वो आर्किटेक्ट ही बनाता है, तभी वो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स बन पाती हैं। और जैसा मैंने अभी बताया कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप महंगी ना इस्तेमाल करें, मेड इन पाकिस्तान चीज़ें इस्तेमाल करें। हम एज एन आर्किटेक्ट हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को, अपनी इकॉनमी को। तो बिल्कुल कोई महंगा नहीं होता है, ये एक बिल्कुल मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप आर्किटेक्ट्स के पास जाएंगे तो कोई बहुत ही महंगी चीज़ बना देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट, बिल्कुल ठीक है। और सर, जिस तरह से आजकल का जदीद दौर है इसमें हम देख रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो एआई के थ्रू करवाई जा रही है, तो बड़ी तेज़ी से एआई हर शोबे में दाखिल हो रही है। और फिर इस सारी सिचुएशन में जब ये जो कंस्ट्रक्शन का सारा मामला है इसमें भी जब एक मेमार की हैसियत जो है वो भी एआई ले लेगा तो फिर उसकी क्या अहमियत बाकी रह जाएगी? क्या आपको लगता है कि जो इंसानी तख्लीक है उसका कोई मुतबादिल है?
देखें, ये जो AI है स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज नॉट आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी। आर्किटेक्ट तो वो आदमी है ना जो कि क्रिएटिव होता है, वही आर्किटेक्ट होगा। अच्छा, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि AI क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जब हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हमने इसका जो टाइटल हम तय कर रहे थे सारी कमेटी में बैठ के, और हमने कोई बड़ी मेहनत मुश्किलों से एक टाइटल तय कर लिया। और बस हमने कहा कि मैं चूँकि क्रिएटिव हेड हूँ तो बस हमने कहा कि उसको डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर को देते हैं हम। मैंने ऐसे ही चेक किया उसे गूगल पे, तो पता चला कि जो कॉन्फ्रेंस का नाम हमने तय किया है वो तो पिछले साल इंग्लैंड में हो चुकी है। तो पता ये चला कि जब हम वो अपने डिलिब्रेशन कर रहे थे, जब हम सोच रहे थे, तो किसी ने चैट GPT यूज किया था उसके नाम को सेलेक्ट करने के लिए। राइट। तो फिर हम नए सिरे से आए, फिर हमने जो है हमने क्रिएटिविटी का थोड़ा सा सहारा लिया, और ये कल KAL इस नाम पे हम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसको सर्च इंजन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और क्रिएटिविटी को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्रिएटिव नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको देते हैं। तो सर ये बताइए, जो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है और अपने घरों को कम से कम चीज़ों के साथ लैस करना है, इसके लिए भी कोई सहूलत मौजूद है आपकी कॉन्फ्रेंस में, आपकी नुमाइश में? जी बिल्कुल है, बहुत सारी टॉपिक्स पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। मसलन एक आपने अपने इंट्रो में एक जिक्र किया था पानी का। पानी हमारा बड़ा सीरियस मसला है। हमारा जो TBC है उसमें भी हम इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। देखिए, जो अब इस वक्त हालात है ना, जो आपने बताया है कि जी बोरिंग करें तो बहुत नीचे वाटर टेबल पूरे पाकिस्तान में नीचे जा रहा है, उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप अपने पानी को रिसाइकिल करें। मसलन मैं आपको ज़ाती तजुर्बा बता देता हूँ, मेरे अपने घर में जो है मेरा पानी रिसाइकिल होता है, तो जो मेरा पूरा गार्डन है वो उसके लिए मुझे टैंकर नहीं ख़रीदना पड़ता। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे टैंकर से पानी आता है। तो और काफ़ी बड़ा गार्डन है, आई मीन 500 गज का एक घर है, तो उसका गार्डन भी बड़ा ही होगा, मुझे टैंकर नहीं इस्तेमाल करना पड़ता। मैं जो मैं पानी इस्तेमाल करता हूँ वो रिसाइकिल करता हूँ अपार्ट फ्रॉम जो सॉइल वाटर, और वो रिसाइकिल हो जाता है। और कुछ मुझे केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं, नथिंग। एक ख़ास तरह का चैम्बर है, वो हमने बना दिया था जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो खुद ब खुद पानी आता है, हम रिसाइकिल करते हैं। और एक मिथ ये भी है कि जी आप रिसाइकिल्ड वाटर करेंगे तो पौधे ज़िंदा नहीं रहेंगे या उस पानी में बू होती है। कुछ ऐसा नहीं है, मेरा ज़ाती तजुर्बा, इट हैज़ बिन 5 years, हम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच नदीमुल हसन। इस तरह के ये तो एक सोल्यूशन है ना, और बहुत सारे सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के सोल्यूशन है। और जो आपका सवाल था कि जी कोई सिंपल करें, तो बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया नदीमुल हसन साहब, जिस तरह से आप सॉल्यूशंस बता रहे हैं, इसी तरह के मजीद सॉल्यूशंस आपने अगर लेने हैं, आपने जानने हैं, तो आपने ये कॉन्फ्रेंस करनी है, ये एग्जीबिशन अटेंड करनी है जो आज से शुरू हो रही है 4 मई तक। तो कराची वाले सब जो जा सकते हैं ज़रूर जाकर इससे मुस्तफीद हो। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आप लोग कहीं मत। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एक बार फिर से पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की बात करेंगे, जिसके शानदार मुकाबले लाहौर में जारी हैं। और कल कदाफी स्टेडियम में 2 शानदार मुकाबले खेले गए, जिसके पहले मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन से शिकस्त देकर न सिर्फ खुद को प्लेऑफ की दौड़ में बरकरार रखा है, बल्कि मुल्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ, कराची किंग्स की जानिब से अगर हम बात करें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश की गई और जेम्स वेन से 65 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कराची किंग्स की जानिब से दिए गए 205 रन के हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की पूरी टीम 16.1 ओवर्स में 117 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। और इस हार के साथ ही फिर वो ख़त्म हो गया सफ़र जो मुल्तान सुल्तान्स का था PSL सीजन 10 के प्लेऑफ मरहले की दौड़ से वो बाहर हो गया। और ये पहले ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था, हम डेली जो कन्वर्सेशन कर रहे थे यहाँ पर बैठकर और जो तबसरे हमारे माहिरीन दे रहे थे, वो यही कह रहे थे कि इस वक्त जो परफॉर्मेंस है मुल्तान सुल्तान्स की वो ऐसी ही है। इसके अलावा कुछ खास परफॉर्मेंस तो ज़ल्मी की तरफ से भी नहीं दिखाई जा रही है। हम यही देख रहे हैं कि रिजवान की क़यादत में और बाबर की क़यादत में टीमों को बेहतर खेलना चाहिए, लेकिन दोनों यहाँ पर भी एक ऐसे कप्तान जो है वो साबित हो रहे हैं जिनकी टीमें जीत नहीं पा रही हैं। तो हो सकता है उनकी कप्तानी में मसला हो सकता है कि मसला ये हो कि उनके अपने खेल में कोई जो है कोताही हो रही हो। लेकिन हम इस पर बात करेंगे। अहमद नजीब सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप?
जी अल्लाह का शुक्र, उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से हों। अमर, वो मैच जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्योंकि कल 2 मैचेस थे, उनमें से एक मैच मुकम्मल हो चुका है, तो उसी की बात पहले करते हैं। मुल्तान सुल्तान्स को अगर हम देखें तो बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी रही है उनकी, और ऐसे लगा है कि मुकाबला किया ही नहीं उन्होंने, हार्डली कोई मैच जीते हैं वो। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इसमें रिजवान का कोई रोल है? क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले जो बैट्समैन हैं वो रिजवान ही हैं पीएसएल में, तो आपको लगता है कि उनका अपना कोई किरदार है उनकी टीम की शिकस्त में? रिजवान का जी पूरा क्रीम रोल है। कहने का मकसद ये है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो, अगर आप देखें तो अली तरीन जो है वो, उन्होंने एक शिकवा किया था पीएसएल स्टार्ट होने से पहले कि पीएसएल की जो जिस तरह से चल रही थी उससे खुश नहीं थे। वो शिकवा कुछ ऐसा मुझे लगा कि आया कि मतलब इस मरतबा उनके सीजन में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आई। मुल्तान सुल्तान जब से अली तरीन गले पड़ गया, वैसे भी कह सकते हैं गले पड़ गया। इनकी जो कंसोर्शियम है, उन्होंने जब इस बाय किया था मुल्तान सुल्तान को, उससे पहले शॉन ग्रुप के पास थी, तो ये सबसे कंसिस्टेंट टीम थे पीएसएल के। इन्होंने सबसे ज्यादा मरतबा फाइनल खेला है पीएसएल का, सबसे कभी एक मरतबा भी नहीं हुआ ये ग्रुप स्टेजेस से बाहर हुए हो पिछले 5-6 सालों में। तो ये और रिजवान की कप्तानी में ही ये आगे जा रहे थे। तो इस साल सब कुछ बिखरा लग रहा है, पता नहीं खुश नहीं है, कोई टीम जेलन नहीं हो पाई है, आगे क्या है, क्योंकि ये आपको पता है लास्ट सीजन के बाद जो है वो रीइवैल्यूएशन होगी तमाम टीमों की। बिल्कुल। और जो अली तरीन है, इनकी टीम को पहले ही उन्होंने जितनी इसकी वर्थ होनी चाहिए उससे ज्यादा पैसों का खरीदा है। तो अब पहले ही चूंकि महंगी टीम ली है, रीवैल्यूएशन होगी तो फिर और मसाइल, तो मुझे कोई ना कोई चीजें अलाइन नहीं लग रही है और वो उसका इफेक्ट टीम में भी जाता हुआ दिख रहा है। और रिजवान की परफॉर्मेंस को देखें, मैं इसलिए हम ये अब काफी लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि रन्स अब T20 क्रिकेट में मैटर नहीं करते अगर आपका स्ट्राइक रेट उतना नहीं जितना का होना चाहिए। रिजवान टॉप स्कोरर भी रहे, लेकिन ये है कि वो टीम जब नहीं जीत रही है, आप रन्स कर रहे हैं, टीम नहीं जीत रही है, तो इट मींस कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, या जितना स्ट्राइक रेट आपको टॉप से चाहिए उतना नहीं है। तो टॉप ऑर्डर का भी प्रॉब्लम था, मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे एंकर जमा कर लेना, कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं मिडिल ऑर्डर में। जो इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो लास्ट ईयर जो इनके जो 2-4 सालों से कोर था ना, जो प्लेयर इनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इन्होंने एक एक करके वो सारे प्लेयर रिलीज कर दिए। जैसे कि मिसाल ले लें खुशदिल शाह, मोहम्मद अली और ऐसे कुछ और नाम भी मुल्तान सुल्तान के जो बड़े रिलायबल टीम थे, उन्होंने अपना कोर तोड़ दिया। जो टीमें ज्यादा कामयाब होती हैं अपना कोर नहीं तोड़ती। तो ये भी एक वजह थी कि मुल्तान सुल्तान ने अपने की प्लेयर्स को जाने दिया और आज वही प्लेयर किसी और फ्रेंचाइज से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, या इनकी टीम जो है ना उस तरह से संभल नहीं पाई जैसे पहले खेल रही थी। राइट, बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं अमर, ये जो दूसरा मैच था जो लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का था, जो कि शुरू तो हुआ लेकिन इख्तिताम तक ना पहुंच सका क्योंकि वेदर कंडीशंस कुछ इस तरह से थी, उस पर क्या कमेंट करेंगे? दोनों टीमों को फायदा हो गया, एक पॉइंट मिल गया और पॉइंट्स टेबल पर अब बतदरीज दूसरे और तीसरे नंबर पर है। हाँ जी बिल्कुल, दोनों टीमें थोड़ा सेफ साइड पे रहेगी। जाहिर है एक टीम जीती तो उसको ज्यादा फायदा होना था, लेकिन ठीक है, मेरा ख्याल है जो पोजीशनिंग इन दोनों की टीमों की है ना, ये एक पॉइंट भी लेंगे तो इनको ज्यादा माइंड नहीं उन्होंने किया होगा, क्योंकि ज्यादा माइंड तब करते हैं कि जब इनके लिए हर हाल में दोनों को बिल्कुल टेबल के बॉटम वाली टीमों में होते हैं और ये इनके लिए जीतना जरूरी होता है। हालांकि अभी सिचुएशन ये है कि मुल्तान तो चले बाहर होगी, बाकी जो अभी टीमों के 4-4, 5-5, 3-3 मैच जो रहते हैं उसमें कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है, कोई भी बाहर हो सकती है। सिचुएशन बहुत सारी टीमों के लिए अभी ऐसी है। तो लेकिन बहरहाल ये है कि दोनों कराची और जो लाहौर है वो कोयटा और लाहौर जो है वो माइंड नहीं करेंगे 1-1 पॉइंट्स को भी। हालांकि अगर लाहौर, मेरा ख्याल है कि अगर ये जीत जाता तो वो इस्लामाबाद को, अगर कोयटा को बड़े मार्जिन से हरा देता तो वो टॉप भी कर सकता था। सो एक अच्छा मैच होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर से अब हम क्या कर सकते हैं, क्रिकेट तो वेदर पे डिपेंड है। अहमद, ये तो है ही, क्रिकेट और वेदर दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। लेकिन ये बताइएगा, मुल्तान सुल्तान की बात हो रही है, तो ये एहसानुल्लाह और शाहनवाज धानी की तो उनको बददुआ तो नहीं लगी कि कहीं जिसकी वजह से वो इस पीएसएल में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए? नहीं, ये खाली बददुआ नहीं है, झोली उठा के दिए तो ऐसा है कि शाहनवाज धानी को भी रिलीज कर दिया। ये इनके बड़े, इन्हीं ने ही इनको सुपरस्टार बनाया था एक किस्म का, मुल्तान सुल्तान ने। और एहसानुल्लाह तो चले मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि इंजर्ड हो गए थे और वो पेशावर ज़ल्मी की टीम के साथ ट्रेन कर रहे हैं, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि मुल्तान सुल्तान ने ख्याल भी काफी रखा है एहसानुल्लाह का। लेकिन पर नुक्ता वहीं पर आता है, जो आपके की कोर होता है ना 4-5 प्लेयर्स का, जो आपके बड़े थंब होते हैं किस्म के प्लेयर 4-5, इन्होंने वो कोर तोड़ दिया। तो वो कोर टूटने की वजह से ना अब जो नया कॉम्बिनेशन नए प्लेयर बनाता, हर टीम अपने लिहाज से बेस्ट स्ट्रेटेजी है, लेकिन समहाउ वो वर्क नहीं कर सकी इस सीजन में इनके अंदर। और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि टीम में कोई
जेन्युइन होने की भी कमी है, परफॉर्मेंस की कमी है, और प्लेयर बुरे नहीं, अच्छे खासे प्लेयर हैं। जॉर्डन इतने अच्छे मार्क आ रहे हैं आके। बिल्कुल ऐसा ही सही कह रहे हैं। अच्छा, अब वही लग रहा है इस वक्त तो मैं तो यही कमेंट करूंगी कि मुल्तान सुल्तान्स की जो टीम है वो पुराने वाली लाहौर कलंदर्स लग रही है जो पहले हुआ कर रही थी अपनी परफॉर्मेंस से। फिलहाल आज का जो 22वां मैच है उस पर क्या कहेंगे? इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पेशावर को बका की जंग लड़नी है, इस्लामाबाद को अपने जो है ना बका को बरकरार रखना है, क्योंकि टेबल टॉपर्स हैं। अभी रिसेंटली लाहौर से वो पहला मैच आ रहे हैं सीजन का, बल्कि मेरा ख्याल है 8-10 मैच लगातार जीत रहे थे पीएसएल की में ऑन द ट्रॉट। उनका एक बराबर था और उसके बाद वो एक मैच पे हारे। तो पेशावर के लिए भी यही मसाइल है कि बहुत से लोग कहते हैं बाबर टॉप ऑर्डर में चल नहीं रहे हैं, लेकिन स्टिल वो चूंकि कप्तान है तो वो टॉप ऑर्डर छोड़ना नहीं चाह रहे। उधर से मिचेल ओवन जो कि टॉप ऑर्डर में खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको इस वजह से टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बनने की वजह से उनको मौका, इतनी बॉल्स नहीं मिल रही। वो बड़े हार्ड हिटर हैं, बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं कि उनको बहुत लोअर ऑर्डर में बैटिंग करना पड़ रही है। फिर टीकेसी टॉम कॉलर कैटमोर जो है वो उनकी कंसिस्टेंसी पे बड़ा सवालिया निशान है। वो कोई 8 मैचेस में फ्लॉप होते हैं, एक में चलते हैं। इस बार तो सोने पे सुहागा कि इतनी मौसम खराब हो रहा है, उसमें बाल भी लंबे कर लिए हैं टीकेसी ने। तो बात ऐसा ही है। तो अमर, बहुत बहुत शुक्रिया। पीएसएल पर गुफ्तगू की हमने और पीएसएल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह किया। और हम देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान का तो जो पीएसएल 10 से जो है वो सफाया हो गया है, वो छोड़ चुके हैं क्योंकि अब वो प्ले ऑफ मरहले में दाखिल नहीं हो सकेंगे। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो टक्कर दे रहे हैं वो लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये दोनों टीमें खतरनाक हैं और फाइनल में किसी को भी आप तवक्को कर सकते हैं कि प्ले ऑफ मरहले के बाद वो आमना सामना कर सकते हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। शो का इख्तिताम है और क्योंकि हफ्ते का इख्तिताम भी हो रहा है तो हम जाते जाते आपको कारवां सराय की कुछ झलकियां दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या है। ख़वातीन व हज़रात, आज कारवां सराय में एक जोगी है और जिस तरह कहते हैं ना कि जोगी उतर पहाड़ों आया तो चरखे दी कूक सुन के, तो ये जो जोगी है ये अपने बुलंद पहाड़ों से नीचे आया है और ये जो कूक है चरखे की वो पंजाब की है, बुल्ले शाह की है, नूरजहां की है। आपको उस खामी का कब एहसास हुआ? उस खामी का मैं इस जगह पैदा हुआ था तारड़ साहब, क्योंकि मैं शुरू से ऐसे माहौल में रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज़ाद छोड़ दिया था तो मैं पहाड़ों में गया हूँ। लेकिन अब पहाड़ों के रहने वालों के लिए तो सबसे अहम चीज़ है पहाड़ चढ़ना। बिल्कुल, मैं शुरू से ही बस ये जाहिर बात है पहाड़ी है, जाहिर बात हमारे हाथों से ऊपर पहाड़ पे जाना बचपन में। तो जनाब, सुरों से भरपूर इस नशिस्त को देखना मत भूलिएगा इतवार की शब 8:05 पर। अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो भी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।